गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। बहुत टाइम के बाद, एक डेढ़ साल के बाद आई थिंक सो वेलकम बैक इन माय ब्लॉग। अभी 1.5 साल के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ मैं, बहुत सोचने के बाद, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं दोस्तों। सबसे पहला कारण है, यहाँ पे अभी ठंड शुरू हो गई है। तो ठंड शुरू हो गई है, अभी नवंबर स्टार्ट हो गया, तो ठंड में कुछ काम करने को मन नहीं करता, बहुत आलस आता है, बहुत ठंड लगती है। बस डे टू डे लाइफ चल रही है, वो बहुत बड़ी बात हो गई है यहाँ पे। भाई वो इसकी ठंड खतरनाक है। और फिर दूसरा रीज़न इसकी वजह से अब तक मैंने ब्रेक लेके रखी हुई थी, मैं ब्लॉग्स नहीं शूट कर रही थी, कुछ नहीं डाल रही थी। फिर सोचा नहीं यार, ब्लॉग तो शूट करना पड़ेगा, क्योंकि जो काम आपको अच्छा लगता है वो करना चाहिए। खुद का थोड़ी सी थेरेपी हो जाती है। अभी मैं धूप में बैठी हुई हूँ मेरी बालकनी में। मेरी बालकनी का व्यू बहुत मस्त है, वो मैं आपको बीच में थोड़ा सा शेयर करूँगी थोड़े टाइम के बाद। तो अभी देख रहे हो फेस पे एकदम एकदम सूर्य देवता आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है थोड़ा धूप में। आज थोड़ी सी मतलब हवा, शिकागो इज़ फेमस विंडी बोलते हैं शिकागो को, बहुत हवा चलती है, बहुत ज़्यादा हवा चलती है। तो इसलिए धूप भी रहती, तो धूप का बस वो नाम की धूप होती है। पर फिर भी आज थोड़ा सा टेम्परेचर अच्छा है, तो इसलिए मैं बाहर बैठ के शूट कर रही हूँ, वरना तो कुल्फ़ी जमी हुई होती मेरी अभी तक, और धूप तो नज़र नहीं आती। एनीवेज, हाँ, तो मैं अभी इतने टाइम के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। ये मतलब मैंने सोचा एक ब्लॉग ऐसे शूट करके डालती हूँ, ज़रा पता तो चले कि भाई मैं इतने दिनों से कहाँ फरार हुई पड़ी थी, कहाँ गायब थी, क्यों नहीं ब्लॉग डाल रही थी। तो दोस्तों, भाई और बहनों, रीज़न ये था कि कर रही थी, सब कुछ चल रहा था, शूट वूट ये वो। फिर पिछले साल इंडिया गए थे हम जैन में, वगैरह वगैरह सब वहाँ गए। फिर आए, फिर पता चला आई वॉज प्रेग्नेंट। तो प्रेगनेंसी हो गई, सेकंड प्रेगनेंसी, पहली है मेरी बेटी, तो फिर सेकंड प्रेगनेंसी हो गई। वो बोलने में भी मेरे को भी हंसी आती है, रीज़न तो बताना पड़ेगा ना। तो उस वजह से फिर भाई किसी किसी की ना प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ होती है यार, मतलब ऑब्वियसली डिफरेंट पीपल, डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट थिंग। तो यू पीपल कैन रिलेट टू दैट, औरतें खास कर की। मेरी पहली प्रेगनेंसी भी कॉम्प्लिकेटेड ही थी, तो फिर सेकंड वाली भी हुई, फिर हमें पता चला, फिर हम इंडिया से वापस आए, फिर हमें पता चला। फिर उसके बाद बहुत सब प्रॉब्लम्स थे, बेड रेस्ट पे थी मैं, तो थोड़े दिन तो वहाँ पे थे, तो मेरी मदर इन लॉ ने वगैरह केयर किया, ठीक था। बेड रेस्ट पे थी, एडमिट थी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही मैं, ब्लीडिंग वगैरह का इशू था, वो सब तो उस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स थे। तो भैया हिलना डुलना भी मुसीबत हो रहा था, तो ब्लॉगिंग तो बहुत दूर की बात है। और ब्लॉगिंग के लिए भाई थोड़ी भाग दौड़, थोड़ा इधर उधर करना पड़ता है, थोड़ा सा तो ना, मेरे थोड़े ट्रैवल ब्लॉग भी होते हैं, तो फिर नहीं कर पाई मैं। बहुत कॉम्प्लिकेशंस ये वो चल रहा था सब। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए, यहाँ पे तो भाई अपना ही भार उठा लो, भाई बहुत बड़ी बात है। नॉर्मल नॉन प्रेगनेंसी टाइम में नहीं होता, प्रेगनेंसी में तो क्या होगा। फिर मेरे हस्बैंड बेचारे, उनको ही सब केयर करनी पड़ी बहुत सब, इसलिए मैंने ब्लॉग्स वगैरह नहीं डाले। तो वो रीज़न था कि प्रेगनेंसी थी। प्रेगनेंसी वॉज नॉट दी दैट रीज़न, बट ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होती है, आप बेड रेस्ट पे होते हो, आप कुछ नहीं करते हो, या कर पाते हो डॉक्टर कि बोलने से, तो फिर इसलिए तो कोई रिस्क नहीं लेता। फिर यहाँ का सब मेडिकल वगैरह अपने लिए नया था, वो सब चला, वो अलग स्टोरीज़ है ना। तो उस वजह से भाई कुछ ना कुछ डिले होता रहा। फिर ना, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मेरे को डायबिटीज़ हुआ था, लेकिन इस बार जेस्टेशनल शुगर जिसको कहते हैं, पर इस बार भाई बहुत डेंजर वाला ही हो गया था सेकेंड वाली में। तो जेस्टेशनल शुगर मेरा बहुत था, मैं इंसुलिन पे थी। मैं 6 महीने में इंसुलिन, 7 महीने में इंसुलिन, 6-7 महीने में इंसुलिन पे थी। दिन में 4-5 बार वो इंजेक्शन टूचने पड़ते थे, तो रो रो के निकले वो टाइम भी मेरा, कि कहाँ वो एक इंजेक्शन से भी इतनी
भयभीत होने वाला इंसान। दिन में 4-5 बार इंजेक्शन ले रही थी मैं इंसुलिन के। तो बहुत गंदी चीज़ है डायबिटीज़ भाई। तो वो हो गया था। फिर यही सब, फिर डाइट, प्रॉपर डाइट फॉलो करो, है ना। अपने मन में ऐसे बहुत होते हैं ना, बहुत लेडीज़ जो मर्जी खाओ, जितना भी खाओ, टचवुड उनको डायबिटीज़ वगैरह कभी कुछ इशू नहीं होता और पच जाता और सब हो जाता। तो मेरा नहीं था। तो मेरे डायबिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा मेरे को इंसुलिन था। तो मैं बहुत डाइट वाइट था मेरा प्रॉपर। 200 ग्राम कार्ब्स ही खा सकते थे आप पूरे दिन में। तो वो मेजर करके हम लोग, मेरे हस्बैंड मेजर कर करके मेरे को खाना देते थे कि ये खा लिया तो इससे फिर टेस्ट करो। हाँ, वो 4-5 बार इंजेक्शन्स लो, फिर उसके बाद 4-5 बार प्रिक करके अपना शुगर टेस्ट करो खाने के बाद, खाने के पहले। फिर वो यहाँ पे ऐसा है मेडिकली कि यहाँ पे फिर वो पर डे का मेरे को पूरा राइट करके उनको फर्रे राइट करके उनको वो रिपोर्ट भेजनी होती थी मेरे डॉक्टर्स को। फिर वो हर 2 हफ्ते के बाद डोज चेंज कर देते थे, मेरा डोज बढ़ा देते थे उनको, तभी भी शांति नहीं थी भाई। तो लाइफ ऐसे ही चल रही थी भैया जी, है ना। तो बस आधे पेट रह के मैंने अपने 9 महीने निकाले। अब ऑब्वियसली अपने से ज़्यादा भाई बच्चे का होता है कि बच्चे को डायबिटीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। बहुत प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाते हैं। फिर भाई लास्ट में खुश हो रही थी कि चलो अभी डिलीवरी हो जाएगी, मैं भी फ्री, बच्चा भी फ्री। वो कहते हैं ना, वो रील्स में देखते होंगे तुम लोग की प्रेगनेंसी और वो 9 महीने से मत डरो दोस्तों, आप डरो आफ्टर डिलीवरी से डरो आप। उसके बाद जैसे, क्योंकि वो नन्ना मुन्ना हम बोलते हैं ना, ब्लेसिंग्स और सब लेके आता है वो, लाइफ स्ट्रगल उसके बाद ही शुरू होता है। रात दिन की बैंड बजी हुई होती है। और इंडिया में फिर भी हम देखा जाए तो हमारे देश में भी फिर भी हाँ, डोमेस्टिक हेल्प लगा लो आप, मालिश वाली लगा लो, आपकी फैमिली होती है ये वो। यहाँ पे तो वो कहते हैं ना, ना बंदा ना बंदे की जात वाली। अपने हम जो हस्बैंड वाइफ यहाँ पे रहते हैं जो भाई, उतना ही अपना भी करो, बच्चे का भी करो। नींद वींद तो छोड़ दो, ना नींद होती है, ना चैन मिलता है, ना कुछ। तो वो वाली हालत हो जाती है। तो यहाँ पे आउट ऑफ इंडिया, यूएस वगैरह, यूएस कनाडा यूके, जहाँ भी लोग आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, बच्चे पालना तो सबसे बड़ा टास्क है। क्योंकि ऑब्वियसली एवरीबडी नोज कि बाहर बाकी का काम भी हम लोगों को सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, झाड़ू पोछा वॉट एवर। टेक्नोलॉजी इज़ दी हेल्प, बट स्टिल भाई यूज़ तो आपको ही करनी है ना। तो एट द एंड ऑफ द डे करोगे तो आप ही। तो इसलिए वो हो गया। फिर जब 8th मंथ शुरू हुआ मेरे साथ ना, मेरी बेटी के टाइम पे भी हुआ था। मैंने कंट्रोल किया था अपना जेस्टेशनल शुगर। लास्ट में डॉक्टर बोलता है 1 महीने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया, अब खा लो शुगर, है ना। अब सेकंड वाले में वही सब डाइट किया, इंसुलिन लिया, सब कुछ किया, सब कुछ करके लास्ट में फिर यहाँ पे बहुत अलग है। इंडिया में जो सोनोग्राफी करने की जो फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पे आप केस के हिसाब से लोगों की होती है। तो मेरी डायबिटिक थी मैं, तो इसलिए मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी। मतलब महीने में लास्ट में तो मैं हर हफ्ते जाती थी स्ट्रेस टेस्ट, सोनोग्राफी वगैरह। तो लास्ट में पता चला भाई मेरी बेबी का वेट ही नहीं बढ़ रहा है। मेरे को भी लगता था, वो मेरा पेट वेट इतना नहीं था, तो मुझे लगता था भाई क्या है, मतलब, है ना। तो फिर लास्ट में पता चला कि शुगर होके भी, सब कुछ होके भी, ना भी कोई कंट्रोल में नहीं हुआ था इंसुलिन से भी, पर फिर भी बेबी का भी वेट ही नहीं बढ़ रहा था बेबी का। तो फिर उसके बाद भाई डिलीवरी कर डाली डॉक्टरों ने। पहले तो डॉक्टर बोलती है कि यहाँ पे हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। फिर लास्ट में डॉक्टर्स ने जब सोनोग्राफी करके देखा, 1-2 हफ्ते लिए उन लोगों ने कि वेट बढ़ेगा 2 हफ्ते 3 हफ्ते, नहीं बढ़ रहा था बेबी का वेट, नहीं बढ़ रहा था। कॉर्ड प्लासेंटा के साथ भी हो रहा था कुछ इशू। तो उन लोगों ने फिर डिलीवरी रिशेड्यूल कर दी। 37 वीक्स या कुछ मेरी डिलीवरी हो गई। मतलब हम सोनोग्राफी कराने गए थे, ऐसे ही सोनोग्राफी कराने गए। फिर सोचा आओ खाओ पियो ऐश करो मित्रों, पर नहीं भाई, हम गए, हमारे डॉक्टर ने हमारी रिपोर्ट, वो जो टेक्नीशियन कर रही थी उसने करी। फिर वहीं डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी। एक है कि यहाँ पे मतलब अगर आपका केस बहुत है ना, मतलब किसी भी चीज़, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो
हर एक को प्रायोरिटी पे रखते हैं, बट वो एक्शन ऐसे ले लेते हैं। ऐसे एक दिन तो बहुत दूर की बात है, घंटों का भी इतना वेट नहीं करते वो लोग, ले लेते हैं एक्शन यहाँ के डॉक्टर्स। तो उन्होंने देखा तो कि नहीं भाई, अभी भी बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा, और क्या पता प्लासेंटा के थ्रू प्रॉपर ब्लड ऑक्सीजन नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भाई उन्होंने बोल दिया अब शाम में आ जाए, एडमिट हो जाए, फिर डिलीवरी कर देंगे। हाँ, और सबसे बड़ी बात थी, तो मेरे इन लॉज आने वाले थे और मेरे इन लॉज का वीज़ा हो गया था, तो चलो एक वो थी दगदग की गई। इन लॉज का वीज़ा नहीं हुआ था तो हमारी तो लगने वाली है, मतलब कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। बट इन लॉज का वीज़ा हो गया था। बट मेरे इन लॉज का टिकट था 3 अक्टूबर को वो पहुंचने वाले थे, और मेरी ड्यू डेट थी 9 अक्टूबर। तो हमने कहा चलो ठीक है, उसके पहले मेरे इन लॉज आ जाएंगे। वो कहते हैं ना, विधि का विधान, किस्मत को तो कुछ और मंजूर था दोस्तों। तो हम गए 26 तारीख को, जब मेरी लास्ट नहीं थी, उसके बाद भी मेरे सोनोग्राफी थे, पर हम 26 तारीख को गए, 26 सितंबर 2024 हम गए। जाने के बाद डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, डॉक्टर बोलता बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है, ये वो आ जा, एडमिट हो जा। भाई फिर हम पैकिंग कराए, पैकिंग करी, ये करा वो करा, सब कुछ करा, और फिर हम लोग जाके बैठ गए हॉस्पिटल के बेड पे, एडमिट हो गई मैं। फिर जिसकी इस कहानी सुना रही हूँ ना मैं अपने बेबी प्रेगनेंसी की, वो पैटियों के डोर पे आके ऐसा थप 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 खेल रहा है। मतलब माता बाहर बैठी हुई है तो उसको ऐसे हो रहा है कि ये बाहर क्यों बैठी है मेरे को छोड़ के। भाई मेरे बेटे का ऐसा है कि उसको रात में सिर्फ मैं लगती हूँ, लेकिन दिन में उसको दोनों लगते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो कहीं थोड़ा इंसान मतलब सुसु करने भी चला गया ना, तो उसको तांडव हो जाते। तो देख रहा है वहाँ से तू बाहर क्यों बैठी है, तो उसको ही ब्रेक लेना पड़ा। तो फिर मैं हो गई एडमिट। फिर फर्स्ट मेरी सीजर थी, सेकंड भी सी सेक्शन कर दिया उन्होंने बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। पर ना यहाँ पे जैसे इंडिया में होता है ना, बोलते हैं कि पहला पहला सी सेक्शन हो गया तो दूसरा भी आपका सी सेक्शन ही होगा और नॉर्मल नहीं हो सकता। ऐसा यहाँ पे कोई फिलॉसफी, कोई थ्योरी नहीं है। यहाँ के डॉक्टर्स हो सकता है बोलते हैं इफ़ यू आर रेडी तो वो नॉर्मल भी करते हैं, और यहाँ पे भी पूछते हैं, ऑप्शंस भी देते हैं। पेशेंट की इज्जत होती है, मतलब पूछते हैं कि भाई आर यू ओके, मतलब यू वांट टू गो फॉर नॉर्मल और यू वांट टू गो फॉर सी सेक्शन। ऐसा पेशेंट से बाकायदा पूछा जाता है। मेरे से भी पूछा गया था, हर महीने पूछा जाता था 9 महीने में। तो मैंने बोला था विल गो फॉर नॉर्मल, क्यों ना भाई, मिल रहा है तो क्यों ना करें। पर कहते हैं ना, नहीं था किस्मत में, अभी तो बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा था, और इतने बता दिया पूरी वीडियो में कॉम्प्लिकेशंस। तो भाई फिर सी सेक्शन, फिर वही मतलब गए। फिर उसने बोला हम लोग ना ये करेंगे, क्या करते हैं वो, हाँ वो लेबर देने के लिए इंजेक्शन लगाएंगे। तो मैं मस्त रेडी वेडी थी, भैया अब डॉक्टर आएगा, टूचेगा, और फिर उसके बाद देखेंगे। फिर डॉक्टर आई, फिर कुछ और इसके साथ। डॉक्टर ने बोला बच्चा छोटा है, बच्चे का वेट नहीं है, प्लासेंटा का भी इतना है कि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं ये दे पा रहा है, कॉम्प्लिकेशन है, हम रिस्क नहीं ले सकते। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू गो फॉर नॉर्मल देन वी कैन गो, वी आर गिविंग यू टाइम, यू थिंक एंड, हाँ बताओ। तो वही हमने सोच विचार किया। फिर हमने कहा कि ऑलरेडी एक सी सेक्शन हो चुका है तो बच्चे के ऊपर से क्यों रिस्क लेना है, तो भैया कर दे तू दूसरा भी सी सेक्शन कर दे, मेरा छोड़, बच्चा सेफली पैदा होना चाहिए। कुछ नहीं, रात में ड्रिप लगा के ये सब लगा लोगों के हार्ट बीट यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। मतलब अब मेरी बेटी इंडिया में हुई है तो मैंने वहाँ का भी देखा है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ मतलब वहाँ पे भी मेरा सी सेक्शन हुआ था, पर मैं अच्छे से पैर फैला के, मतलब ऐसे ही शाम को जाके एडमिट हुई थी, पर रात में ऐसे ही सोई नॉर्मल जैसे कोई पेशेंट्स होता है, और फिर दूसरे दिन सुबह मेरा ऑपरेशन हुआ था। लेकिन यहाँ पे जब मैं शाम को जाके रात को एडमिट हुई तो फिर यहाँ पे प्रॉपर उन्होंने, एक तो मेरे पास क्लिप रहेंगी है ना, तो मैं क्लिप ऐड करूँगी बीच में कि मेरा रूम कैसा था वगैरह, कैसे मशीन्स थे प्रॉपर। और ऐसा नहीं प्राइवेट अपने यहाँ पे जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम वाव होता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ऐसा नहीं होता यहाँ पे मोस्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही सब, मतलब सब लोग, कोई भी, आप अमीर ये वो कोई भी हो, सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही यहाँ के इतने मस्त है। तो वो था।
तो मैं क्लिप ऐड करूँगी, मेरा रूम वगैरह कैसा था वगैरह। बेड और बेड के बगल में एक ऐसी बड़ी सी मशीन थी वहाँ पे, वो उसमें आप आपका नाम, आपके डिटेल्स, आपका रूम नंबर, ये वो आपका सब कुछ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब उसमें डाल के रखते हैं कि कोई भी डॉक्टर आए ये वो ऐसे फर्रे लेके कोई नहीं घूमता, ऐसे सबको सब समझ में आता है वहाँ पे। इवन हम लोगों को ये भी पता था, मेरे आजू बाजू में कितनी लेडी पेशेंट उस टाइम पे एडमिट थी डिलीवरी के लिए, एज वगैरह उनकी सब पता था मेरे को। तो ऐसा होता है, तो वो लगा के रखते हैं पेट वगैरह पे, तो बच्चे की हार्ट बीट उसमें आपको क्लियरली समझ में आती है। तो अगर आप जो भी जा रहे हो तो डॉक्टर्स मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तो बच्चे का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ ऑक्सीजन का हो, कुछ हुआ, तो रिसेप्शन पे भी बैठे बैठे नर्सेस को उनको पता चलता है। तो वो था। अब उसमें होता है भाई, मैं तो बिना, मेरी लाइफ में मतलब ये कि मैं ना मेरे पति को बिना तंग किए नहीं रह सकती। फिर उसमें ये था कि थोड़ी सी मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, तो मेरे को ऐसे बंद बंद जगह पे ना ऐसे एनजाइटी, ऐसे सांस नहीं आ रही है करके होने लग जाती है मेरे को भाई। फिर वो प्रॉब्लम शुरू हो गया रात को मेरा 12 बजे। मैंने नर्स को बुलाया, नर्स वो हिल जाता था तो उसको पता चल जाता था, तो रिसेप्शन पे बैठ के प्रॉपर उसको नहीं आता था ना धड़कन वगैरह जो चल रहा था मेरा पेट पे जो लगा के, तो वो आ जाती थी सही करने के लिए, है ना। यहाँ पे बड़े प्यार से हनी स्वीटी करके आपको बहुत पैम्पर करते हैं भाई। डिलीवरी वाला बेस्ट पार्ट है, पूरा 9 महीने का ही बेस्ट होता है यहाँ का। डिलीवरी वाला बेस्ट होता है एकदम। माँ को इम्पोर्टेंस दी जाती है, पापा से ज़्यादा माँ को इम्पोर्टेंस दी जाती है ना। अपने इंडिया में ऐसा नहीं है, पर यहाँ पे सरिताज बेबी ये वो सब कुछ हमसे पूछ के वी आर क्वींस। विजिटर्स आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, आपको हस्बैंड अंदर चाहिए क्या, कोई रिलेटिव अंदर चाहिए क्या, फ्रेंड चाहिए नहीं चाहिए, वॉट सब कुछ हमारी मतलब हमें प्रायोरिटाइज किया जाता है। हम डिसाइड करते हैं वेदर वी वांट इट लाइक दिस और नॉट, लाइक एज अ मदर वो यहाँ पे बेस्ट पार्ट है, बेस्ट अंडरलाइन इन कैपिटल लेटर्स। तो ऐसा था। तो वही, तो मैंने उसको बोला भाई मुझे बाहर निकाल, मतलब मैंने कहा मुझे ये ओपन एरिया में लेके चलो, आई डोंट नो एनीथिंग, आई कांट ब्रीथ, मेरे को हम क्लॉस्ट्रोफोबिक, मेरे को एनजाइटी हो रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा दम घुट जाएगा। तो शी वाज लाइक काम डाउन, कुछ नहीं होता है ना, नहीं ले जा सकते, रूल्स होते हैं हर एक जगह के कि, और गेट्स भी बंद हो जाते हैं यहाँ पे। तो रात में विजिटर्स तो दूर की बात है, बाहर का कोई इंसान अंदर नहीं आ सकता, अंदर का बाहर नहीं जा सकता, ऐसा है। नॉट इवन पेशेंट, कोई नहीं। तो बोले नहीं ले जा सकते, आप चाहिए तो आप कॉरिडोर में थोड़ा सा वॉक कर लो, यू विल फील बेटर। ये वो ऐसा नहीं है कि मतलब कभी कभी होता है ना, देखो एक्सपीरियंसेस होते हैं, मेरे साथ भी वहाँ पे ऐसे जब मेरी बेटी के टाइम पे हुए थे 1-2 एक्सपीरियंसेस, तो ऐसे लगता था कि यार क्या है यार, मैं या ऐसे कैसे बोल सकते हैं मेरे को, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, आप कितना भी आप हाइपर हो रहे हो, कुछ भी हो रहे हो ना, दे हैंडल यू लाइक विद लॉट्स ऑफ लव एंड विद लॉट्स ऑफ पेशेंस, है ना। कि नहीं है ना, काम डाउन, कुछ नहीं होता है, एवरीथिंग इज़ गुड, टेक अ डीप ब्रीथ, आप कॉरिडोर में जाके घूमो, है ना, हम लोग हैं, आपको नॉर्मल होगा, तो फिर वो थोड़ा काम डाउन होता है इंसान। तो फिर मैं कॉरिडोर में थोड़ा सा अपना सब उठो के इंसुलिन सब कॉरिडोर के चक्कर लगाए। मैंने उसको बोला भी आप मुझे बाहर क्यों नहीं ले जा सकते हो, बोले 5 मिनट के लिए ले चलो, एंड देन यू कम विद मी, आई विल सिट ऑन व्हील चेयर, और फिर हम वापस आ जाएंगे। बट शी वॉज लाइक नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। एंड प्लस जो आपको यहाँ पे जो बच्चे का जो हार्ट बीट रिकॉर्ड हो रहा है, जो मशीन्स लगी हुई हैं, तो बाहर ऑब्वियसली उसका ये नहीं रहता ना, एक्सेस वगैरह और सब सिग्नल्स नहीं रहते होंगे, तो दे विल नॉट टेक अप रिस्क विद बेबी एंड विद पेशेंट। तो नहीं हुआ, फिर हो गया, सब हो गया, मैं सो गई। सोई कहाँ यार, इतने सारे अंजरों के साथ अब कहाँ ही सो गए। मेरे हस्बैंड बेचारे पता नहीं, मैं उठ रही थी वो भी उठ रहे थे, ऐसा नहीं कहूँगी कि वो घोड़े बेच के सो रहे थे। फिर सुबह हो गई, कुछ नहीं, फिर डॉक्टर आए, फिर आपको जो मेडिसिन देना होता है दिया, फिर मेरे को अंदर लेके गए। मेरे हस्बैंड को पूरा पीपी किट पहनाया उन्होंने, ऑब्वियसली मेरे को जो पहनाना था, मेरे को तो ज़्यादा कुछ नहीं पहनना था। फिर मैं अंदर गई, यहाँ पे आपके हस्बैंड को अंदर बुलाते हैं आपको, वेदर इट्स अ सी सेक्शन, नॉर्मल डिलीवरी वॉट एवर, बट ऑब्वियसली दे विल आस्क यू एज अ पेशेंट, एज अ मदर फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आपको चाहिए कि नहीं कोई। अगर आपको हस्बैंड भी नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, तो आप मना कर सकते हो, एंड वो नहीं बुलाएंगे। मैंने कहा ऑब्वियसली मुझे मेरा पति चाहिए, मिल रहा है मौका, तो ही शुड ऑल्सो सी ना कि बच्चा पैदा करना इतना आसान नहीं होता। तो कुछ नहीं, पहने लेके गए, एनेस्थीसिया वगैरह दिया। फिर तो मेरे हस्बैंड आ गए। एनेस्थीसिया के बाद तो मैं वैसे ही हो जाते हैं ना, अरे कुछ समझ नहीं आता, नहीं ऐसा कुछ नहीं, नीचे का पोर्शन होता है ये, पर ऊपर भी अपन उसी मेडिसिन में रहता है।
सिर्फ एक्शन कर पाते हैं, बोल तो पाते नहीं है। मैंने तो 2 बार मुझे पूछता भी था तो मैं सिर्फ एक्शन ही कर रही होती थी। फिर हमारा बरू क्वैंक क्वैंक करते हुए जो भी करते हुए आ गया, पैदा हो गया। फटाक 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 15-20 मिनट में फट 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 सब काम तमाम। फिर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रूम करके एक होता है कि आपको डायरेक्टली वो लोग ऑपरेशन थिएटर से डायरेक्टली आपके रूम में शिफ्ट नहीं करते। एक ऑब्जर्वेशन करके एक रूम होता है, वो 2-2.5 घंटे आपको रखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कुछ तो नहीं हो रही है, सो दैट उस पर मतलब एक वो इमरजेंसी एक ऑब्जर्वेशन रूम होता है, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल रहता है उनका ऑन द स्पॉट, बहुत सारी मशीनों के बीच में वहाँ रखते। फिर इफ़ यू आर ओके, इफ़ यू आर डूइंग ओके, तो फिर वो आपको आपके नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर देते। फिर कर दिया, हो गया। तो ये था। अब देखो, मैंने रीजंस में ब्लॉग क्यों नहीं बना रही थी, ये सब रीजंस के चक्कर में मैंने पूरी स्टोरी ऐसे भाग भाग के आप लोगों को बता दी। ओके है ना? तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना मेरा, है ना यार। इतनी देर से बोलती हूँ ठंड में बैठ के, अब लग रही है भाई ठंड, गई धूप थोड़ी थोड़ी चमक रही है बस, है ना। तो मेरा चैनल फिर से सब्सक्राइब करना। अब बनाऊंगी, है ना। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं एकदम पता नहीं कौन सी स्पीड से भाग भाग के ब्लॉग धाड़ दूर डालूंगी, नहीं, बट डालूंगी, है ना। ऐसे 1-1, 1.5 साल का गैप तो नहीं लूँगी मैं, है ना। तो ये थी पूरी स्टोरी। और स्टोरी में पूरा सब कुछ मैंने ऐसे बता दिया, रीज़न के साथ स्टोरी भी सुना डाली। अब चलो, ये था रीज़न। तो फिर प्रेगनेंसी, बच्चा, ये वो तो नहीं बना पाई यार। अभी अब तो मेरा बच्चा 1 साल का हो गया, तो भी चैन नहीं है भाई हमको। डार्क सर्कल्स देख रहे हो, चैन नहीं है ना। रात को अभी भी उठता है, सब लोग बोलते हैं 6 महीने के बाद बच्चा सोने लगता है ना। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे बच्चे अलग है। तो मेरी बेटी भी ऐसी थी, मेरा बेटा भी ऐसे ही है, तो नहीं सोते। हाँ, अभी भी 4 बजे खेलने लग जाते हैं वो सुबह के। तो वही है, स्टोरी चल रहा है। तो बच्चे के साथ होता है, और यहाँ पे वही है, सब अपने आप करना पड़ता है ना, तो नहीं हो पाता इसलिए। पर अब आएंगे ब्लॉग आएंगे। अब मैं आगे का व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को, कि मेरे पैटियो के आगे का व्यू। तो दोस्तों, ये है मेरे पैटियो का आगे का व्यू। ये लेक है, लेक, इसलिए एक सुंदर सा व्यू मिल गया हम लोगों को, है ना। ये लेक देख रहे हो, इसमें ना बहुत सारी बतख घूमती है मस्त। एक ये लेक है, और एक इधर लेक है, दिख रही हो आप लोगों को। तो 2 लेक्स है मेरे घर के यहाँ पे। ये मेरा पैटियो है ना, ये मेरी कुर्सी है, ये मैं हूँ जहाँ पे बैठ के शूट कर रही थी। ये देखो, ये जो अभी कलरफुल पत्ते देख रहे हो आप, ये फॉल चल रहा है अभी, फॉल का टाइम है ना। इस बार लेट हुआ है फॉल, अभी सारे पत्ते झड़ जाएंगे। अब ये सारे बेचारे पेड़ नंगे हो जाएंगे, आई मीन उनके सारे पत्ते उड़ जाएंगे, और फिर सिर्फ ऐसे सीक जैसे पेड़ दिखेंगे, वो भी मैं कभी दिखा दूंगी शूट करके। तो ये मेरा बेस्ट पार्ट है वीडियो के आगे का।